हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, जैसा कि हम लोग यहाँ पे जो टेली प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, तबीयत की वजह से भी कुछ बीच में डाउन भी हुए। लेकिन फिर से हम लोग यहाँ पे आपके लिए लेके स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो हम लोगों के जो इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, उसी में आज हम लोग जो यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो कैसा क्या है, क्या कह रहा है। क्या लिखा हो? फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। क्या लिखा हो? पॉलिटिशियंस make many promises but very of them are implemented। तो यहाँ पे लिखा हुआ है few, little, some, a few। देखो, अगर आपने प्रीपोजिशंस नहीं पढ़ी हैं तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी वो प्रॉमिस जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो बहुत से प्रॉमिस बताते हैं, मनाते हैं या आपको कहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ जब कुछ शब्द आता है, ठीक है, उनमें से जब कुछ शब्द, तो कुछ का मतलब होता है फ्यू, बिल्कुल ना के बराबर जब खत्म हो, जो बिल्कुल हो ही ना, तब आफ्यू। ऐसे ही जब जो ऐसे ही तीन चीजें होती हैं, आफ्यू, लिटिल, आफ्यू, दाफ्यू और फ्यू। तो यहाँ पे जो मतलब जो इतने प्रोमिस करते हैं, जैसे मान लीजिए 100 प्रॉमिस किए तो उनमें से कोई एक या दो पूरे कर रहे हैं, 4 पूरे कर रहे हैं, 5, तो फ्यू आ जाता है। क्या हो जाएगा? फ्यू। In the following questions, find out which part of the sentence has an error. In there is no error, no error. Mark your answer as no error. चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। David have been dialing your number since Thursday, no error। तो आपको भी यहाँ पे पता है कि डेविड सिंगल पर्सन है, तो सिंगल पर्सन के साथ कभी भी ये शब्द नहीं आ सकता, हैव नहीं आ सकता। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? हैज आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे यही गलत हो जाएगा। अरे यार, ठीक है, तो यहाँ पे गलती किस में हो जाएगी? इसमें डेविड में हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हैव का इस्तेमाल नहीं हो सकता। किसका इस्तेमाल होगा? हैज का इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलो, ऊपर वाले में निशान लगा? नहीं लगा। फिर क्या लिखा होगा? फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। यू टेल मी द वे ऑफ द स्टेशन प्लीज। तो जब एक बार बताओ, आप किसी से पूछ रहे हो, ठीक है, जब आप किसी से पूछते हो, वो भी बहुत ही पोलाइटली वे में, तो आप किसका इस्तेमाल करते हो? माइट, मस्ट। तो देखो, ये चीज़ें तो हो नहीं सकती। क्या तुम मे यू टेल मी, शायद नहीं। कुड यू टेल मी, कुड यू प्लीज होता है, मतलब आप जब किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तब क्या होता है? कुड का इस्तेमाल होता है। या पोलाइट वे में जब किसी से कोई चीज़ पूछते हैं तो वो इसका इस्तेमाल कुड का करते हैं। फिर 29 नंबर देखो क्या हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। क्या लिखा है? देयर वाज अ स्मॉल टेबल, द बेड ऑन विच देयर वाज अ बुक। देयर वाज अ स्मॉल टेबल, द बेड ऑन विच देयर वाज अ बुक। अच्छा, तो देखो, देयर वाज अ स्मॉल टेबल, वहाँ पे एक छोटी टेबल है। द बेड, तो किसके? बेड के नज़दीक में होगी ना, तो बेड बिसाइड्स हो जाएगा। बिसाइड द बेड ऑन विच देयर वाज अ बुक, जिसके ऊपर एक बुक है। चलिए भाई, 30 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द वन विच इज करेक्ट और इनडायरेक्ट स्पेस टू द सेंटेंस गिवन बिलो। हमको यहाँ पे किस में बदलना है? इनडायरेक्ट में बदलना है। क्या लिखा हुआ है? कैथरीन सैड आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट। तो देखो, यहाँ पे कैथरीन सैड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो सेंटेंस हमारा बनेगा, कौन सा क्वेश्चन है यार ये? अच्छा, ठीक, कैथरीन सैड, तो कैथरीन सैड का मतलब हो जाएगा कैथरीन सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का मतलब दैट। फिर कैथरीन सैड आई वॉज वॉकिंग। कैथरीन लड़की है तो उसके लिए सी का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे आई की जगह पे सी का इस्तेमाल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वॉज लिखा था ये बदल जाएगा, किसमें? हैड में बदल जाएगा। हैड बीन, क्योंकि यहाँ पे वॉज लगा हुआ था। तो सी हैड बीन वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट, यानी कि कैथरीन सैड दैट सी हैड बीन, बस इतना रहना है। तो कैथरीन सैड दैट सी वॉज नहीं होगा। कैथरीन सैड दैट सी हैड बीन वॉकिंग along द स्ट्रीट। हाँ, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। (31 नंबर) इन चेंजिंग द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों देखो, इसमें 31 वाले में क्या दे रखा है? इन द चेंजिंग द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, व्हाट चेंजिंग इफ इज रिक्वायर्ड इन द वर्ब ईट। ठीक,
हमको इसको ईट को चेंज करना है, क्या होगा? आई नेवर ईट फिश, ही एक्सप्लेन्ड, उसने उसको एक्सप्लेन किया कि मैं जो हूँ वो मछली नहीं खाता हूँ। तो देखो आपको भी पता है जब कभी हमारा लोगों का जो हम लोग यहाँ पे प्लूरल जो सेंटेंस होगा तो बनाएंगे, यहाँ हम लोगों को इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो इनडायरेक्ट में हम लोग उसको जो है थर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं। और इस तरीके से जो ईट लिखा है तो इसका ईटन हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे नेवर ईट है, तो यहाँ पे नेवर ईट्स होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? नेवर ईट्स। यहाँ पे इसका ये हो जाएगा, ही एक्सप्लेन दैट ही नेवर ईट्स फिश, ये हो जाएगा। विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, हमको यहाँ पे एक करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है और करेक्ट स्पेलिंग देखनी है कि वो क्या हो जाएगी। क्या लिखा हुआ है? वी वॉक लिखा हुआ है, सबकी स्पेलिंग मतलब प्रोनाउंसिएशन लगभग सभी की एक ही है, बस हम लोगों को यहाँ पे उसकी स्पेलिंग ढूंढनी है कि क्या होगा। तो देखो यहाँ पे जो करेक्टली स्पेलिंग बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी कि VIVOUAC, और ये तीसरे नंबर पे दिखाई दे रही है और यही आपका सही भी हो जाएगा। ठीक, उसके अलावा आपको यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए था, इसका मतलब क्या होता है? हाँ, इसका मतलब होता है देखो जैसे जो हम लोग टेम्परेरी कैंप नहीं लगाते, जब कैंपिंग करने जाते हैं तो एक कैंप लगाते हैं, वो भी टेम्परेरी टाइप का, और उसमें कैंप जो लगता है, जो कैंप लगता है, तो वही कैंप जो है आपको मिलिट्री वाले भी लगाते हैं। ठीक है, तो जो माउंटेनर्स होते हैं वो भी लगाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है he find the correct sentence। अच्छा, he is one of those boys who are wicked, he is one of those boys who is wicked, he is one of those boy who, देखो बॉय तो यहाँ पे नहीं हो सकता, तो 33 नंबर में ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि बॉय तो है नहीं, दीज लगा है तो बॉयज होना चाहिए था, दोज बॉयज तो ये भी बॉयज में होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। he is one of those boys who is wicked। अच्छा, he is one of those boys who are, अब देखो जब boys शब्द है यहाँ पे तो इज तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे ये भी गलत बचा। कौन सा? पहला वाला सही आपका। फिर फाइंड आउट द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस। अच्छा, पंचुएटेड बताना है तो चलो यहाँ पे देखते हैं। दे इन्वोक्ड गॉड हु ब्लेस्ड देम। अच्छा, दे इन्वोक्ड गॉड हु ब्लेस्ड देम, दे इन्वोक्ड गॉड्स हु ब्लेस्ड देम, दे इन्वोक गॉड्स हु ब्लेस्ड देम। अच्छा, सभी का तो लगभग एक ही जैसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो करेक्टली सेंटेंस बनेगा वो बनेगा दे इन्वोक्ड गॉड्स हु ब्लेस्ड देम, तो ये सेकंड वाले में दिख रहा है दे इन्वोक्ड गॉड्स हु ब्लेस्ड देम। यार ये तो लगभग तो सभी जगह पे लिखा होगा, बस किसी में कॉमा की दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा की देखो, पहले वाला क्यों नहीं हो सकता? पहला वाला और सेकंड वाला दूसरों एक जैसा, इसमें लास्ट में यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगा तो ये गलत हो जाएगा, इसमें फुल स्टॉप लगा तो ये सही हो जाएगा, इसमें हु के बाद इन्होंने कॉमा लगा दिया है और यहाँ पे इन्होंने इस तरीके का जो कॉमा था वो लगाया है, तो ये गलत इस तरीके से हो जाएंगे। व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ इंसॉल्वेंट? इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जो दिवालिया, जिसके पास कुछ नहीं होता है देने के लिए, पैसा वैसा कुछ नहीं बचता है, वो बिल्कुल मतलब खाली हो चुका होता है, उसको कहते हैं। तो उसका सिनोनियम एंटोनियम बताना, तो जो इसके पास कुछ नहीं बचा तो इंसॉल्वेंट, उसका दूसरा उल्टा वेल्थी। अगर हम लोग सिनोनियम की बात करते तो बैंकरप्ट हो सकता था। 36 इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, इफ देयर इज नो एरर मार्क योर आंसर एज नो एरर। इंडिया हैज नेवर अटैक ऑन एनी कंट्री, नो एरर। अच्छा, India has never attack on any country, no error। तो यहाँ पे खुद सोचो, ये हैज लगा है तो यहाँ पे अटैक कैसे हो सकता है? यहाँ पे तो अटैक्ड होना चाहिए था ना, तो यहाँ पे ये गलती हो जाएगी। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। द चिल्ड्रन squealed in delight when they saw all the present the Christmas tree। बहुत तेज जुकाम हो रखा है भाई। चलिए, द चिल्ड्रन स्क्वेल्डेड इन डिलाइट व्हेन दे सॉ ऑल द पेरेंट्स द क्रिसमस ट्री।
ऑल द पेरेंट्स इन द क्रिसमस ट्री, ऑफ द क्रिसमस ट्री, फ्रॉम द क्रिसमस ट्री, अंडर द क्रिसमस ट्री। तो यहाँ से तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि क्या होगा, क्रिसमस ट्री के अंदर जाना पड़ेगा, मतलब क्रिसमस ट्री के नीचे खड़ा होना है। 38 नंबर, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज द करेक्ट एक्टिव वॉइस टू सेंटेंस गिवन बिलो। चलो भाई यहाँ पे देखते हैं। His property was agreed to be disposed of by him. His property was agreed to be disposed by him. अच्छा, तो इस हिसाब से देखें तो क्या बनेगा, he agreed to dispose of his property. He agreed, has agreed. अच्छा देखो वहाँ पे तो आप खुद देखो क्या करना था, पैसिव वॉइस में करना था ना। हाँ अच्छा, एक चीज़ आप लोग खुद वहाँ पे देखो, लिखा है हिज प्रॉपर्टी वाज। अगर हम लोगों को यहाँ पे अगर ये लिखा हुआ है हिज प्रॉपर्टी वाज एग्रीड टू बी डिस्पोज्ड बाई ऑफ बाई हिम है तो ही में बदल जाएगा, बिल्कुल भैया ही में बदल जाएगा। अब अगर ही में बदल रहा है तो क्या हो जाएगा, ही एग्रीड, क्योंकि पास्ट फॉर्म में है तो यहाँ पे ही एग्रीड टू डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ये किस में दिख रहा है, ये पहले सेंटेंस में ही दिख रहा है और यही आपका फिर आंसर भी बन जाएगा। 39 नंबर, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द वन विच करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एलेक्स सैड आई विल बी इन जिनेवा ऑन मंडे। तो एलेक्स ने क्या किया है, एलेक्स ने उसको बताया है, तो एलेक्स सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट, कौन फिर आई बता रहा है तो मतलब अपने लिए बात कर रहा है, तो ही का इस्तेमाल हो जाएगा, ही वुड बी, क्योंकि ये पास्ट में बदल जाएगा, बिल का वुड हो जाएगा, बी का तो बी ही रहना है, इन जिनेवा ऑन मंडे, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है फिर तो यही सही हो जाएगा। 40 नंबर, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। अच्छा भाई 40 नंबर देखते हैं, ही पार्क्ड अ कार इन फ्रंट ऑफ द बेकरी, ही पार्क्ड द कार इन फ्रंट ऑफ द बेकरी, ही पार्क्ड द कार इन फ्रंट ऑफ द बेकरी। अच्छा उसमें पार्क है, यहाँ पे पार्क्ड है। अच्छा चलो, ही पार्क्ड कार इन द फ्रंट ऑफ द बेकरी। तो देखो अब बताते हैं, यहाँ पे ए हो नहीं सकता क्योंकि उसने जो कार पार्क की है उसके लिए स्पेशली हम लोगों को दी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ही पार्क्ड द कार, क्योंकि वो किसी की तरफ इशारा, उस कार की तरफ इशारा करके बता रहा है, एक स्पेशली कार वो जो वहाँ पे खड़ी है उसके बारे में बता रहा है, तो इसलिए दी का इस्तेमाल होगा कि ही पार्क्ड द कार इन फ्रंट ऑफ द बेकरी। चलिए भाई फिर आगे बढ़ते हैं। अरे भाई, द लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर हैव बीन रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये किसने लिखी है, ये पूछा जा रहा है। तो ये जॉन केट्स की है। देखो ये तो भाई मैं भी नहीं ऐसे बता पाऊंगा क्योंकि मुझे भी देख के बताना पड़ेगा, जॉन केट्स की है ये। फिर देखो 42 नंबर क्या लिखा हुआ है, पॉइंट आउट द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द नोटिस हैज बीन अल्टर्ड, नोटिस हैज बीन अल्टर्ड, तो क्या हो जाएगा, इसको हमें किस में बदलना था, एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, पॉइंट आउट द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। चलो तो क्या हो जाएगा, द नोटिस हैज बीन अल्टर्ड, किसी के द्वारा की गई होगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि किसी ने की होगी, उसकी जो नोटिस है उसको अल्टर्ड किया होगा, तोड़ा होगा, फाड़ा होगा या जो भी है, क्या हो जाएगा, समवन हैज अल्टर्ड दिस नोटिस, इसको पास पीछे लेके जाना है, तो द नोटिस हैज बीन अल्टर्ड, ये लिखा था द नोटिस हैज बीन अल्टर्ड, तो समवन हैज अल्टर्ड दिस नोटिस, किसी ने उसकी नोटिस को फाड़ दिया था। चलो 43 नंबर देखेंगे, Who wrote some books are to be tasted, other to be swallowed, and some few to be chewed and digested। अच्छा ये किताब पूछी जा रही है किसकी बड़ी भाई क्या ही बताया जाए थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ये गलत लेवल के क्वेश्चन है। इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं ये आपको हमेशा फंसाएंगे क्योंकि ये आप इंग्लिश में नॉर्मली ये चीज़ें नहीं पढ़ते हैं ना। तो फ्रांसिस बेकन लिखा हुआ है, यही है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। हाँ इस तरीके के क्वेश्चन है तो आप आसानी से कर सकते हैं।
ही किल्ड 2 birds 1 stone, ये तो फिर एक तरीके की वो होगा ना, एक तीर से 2 शिकार, वो वाली। तो ही किल्ड 2 birds, क्या हो जाएगा, बाई, एट, ऑफ या विद। तो यहाँ पे तो सारी चीजें खत्म कर दी, तो फिर बचता क्या है, विद 1 stone, एक पत्थर से 2 शिकार। 45 नंबर, पिक आउट द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, कंपैरेटिव फॉर्म बनाना है इसको। ही इज वाइज एज सोलोमन, क्या लिखा हुआ, ही इज वाइज एज सोलोमन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ही इज वाइज एज सोलोमन, अच्छा सोलोमन किसी का नाम है, तो फिर यहाँ पे ये हो जाएगा कि सोलोमन इज नॉट वाइजर देन ही इज, तो यहाँ पे ये होना चाहिए था। चलो देखते हैं, सोलोमन इज वाइजर देन ही इज। अच्छा, तो सोलोमन इज नॉट वाइजर देन बताया था, तो सोलोमन इज नॉट वाइजर देन ही इज, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए भाई फिर आगे बढ़ेंगे। फिर देखो यहाँ पे हमको एक पैराग्राफ दे रखा है और इस पैराग्राफ को भाई पढ़ेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। तो क्या लिखा है, GWF हेगल कंप्लीटली चेंज्ड द मीनिंग ऑफ द सिविल सोसाइटी गिविंग राइज टू अ मॉडर्न लिबरल understanding of its as form of market society as opposed to institution of modern nation state. Unlike his predecessors, the leading thinker of romanticism movement considered civil society as a separate realm, a system of needs. This is the difference which intervenes between family and the state. For the Hegel, civil society manifested a contradictory force, being the realm of capital interests. There is a possibility of conflict and inequalities within it. Man's choice is limited. Due to those inequalities, Hegel argued that those inequalities lead to a more efficient system. On the whole, Karl Marx was a Hegelian. For Marx, civil society was the base of productive force, whereas political society was the superstructure, agreeing with the link between capitalism and civil society. Marx held the latter represent bureaucracies. Therefore, the state as superstructure also represent the domination class. Marx rejected the positive role of state for forth by Hegel. This negative view about civil society was reflected by Antonio Gramsci, departing from the Marx. Gramsci located the civil society in the political superstructure. He underlined the crucial role of civil society as the contributor of cultural and ideological capital rather than poisoning it as a problem. Gramsci viewed civil society as the sole site of problem solver. Agreeing with Gramsci, the new left assigned a key role to civil society to defend people against state and market. देखो भाई थोड़ा सा तो कठिन है थोड़ा सा तो ये पैराग्राफ कठिन है। अब देखो अगर हम लोग इस लेवल के भी कट ऑफ अगर इंग्लिश को प्रैक्टिस सेट में नहीं लेके आएंगे तो दोस्त फिर हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ये जरूरी है कि आपको यहाँ पे ये करना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हीगल फेल्ट, हीगल ने क्या महसूस किया था। चलो भाई देखो, इनइक्वालिटीज क्रिएट सिविल सोसाइटी, इनइक्वालिटीज विद इन सिविल सोसाइटीज ब्रिंग ओवरऑल एफिशिएंसी। बिल्कुल यही था पैराग्राफ में और यही उसने महसूस किया था। मार्क्स हैज हेगलन बिकॉज ऑफ, मार्क्स वाज हेगलिन बिकॉज ही क्या हो जाएगा, रिमेंबर हेगल नहीं, हैड द सेम नेशनलिटी एज, नहीं ये भी नहीं बताया गया था। डिड नॉट डिफर फ्रॉम हेगल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ सिविल सोसाइटी इन टोटो। आई एग्रीड विद हेगल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिविल सोसाइटी एज द फॉर्म ऑफ मार्केट। हाँ ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर क्या लिखा हो, मार्क्स कंसीडर्ड, मार्क्स ने क्या कंसीडर किया था, स्टेट इज बर्गोसियस बिल, सिविल सोसाइटी इज नॉट, सिविल सोसाइटी इज बर्गोसियस बिल, स्टेट इज नॉट। अच्छा, बोथ सिविल सोसाइटी एंड स्टेट वर इंडिपेंडेंटली बर्गोसियस, स्टेट इज
ब्यूरोगोसिस, अच्छा ब्यूरोगोसिस लिखा हुआ है, बिकॉज सिविल सोसाइटी इज ब्यूरोगोसिस इज इन इट्स रिप्रेजेंटेशन। हाँ तो ये फिर सही होना चाहिए। चलिए लास्ट के दो बचते हैं। रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इज पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग ये था? तो भैया ये जो ग्रामेसिस एंड कार्ल मार्क्स जो था इनके आधार पे था। न्यू लेफ्ट सपोर्टेड द सिविल सोसाइटी बिकॉज इट, न्यू लेफ्ट सपोर्टेड द सिविल सोसाइटी बिकॉज क्या? क्रिएट्स रिफ्ट बिटवीन स्टेट एंड मार्केट, engages defense lawyer when state of market troubled pupil, is linked of grammatic, support pupil in the case of trouble from state on market। हाँ और मार्केट, हाँ बिल्कुल यहाँ पे ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों देखो जो हमारे 25 क्वेश्चंस थे इंग्लिश के वो पूरी तरीके से यहाँ पे सेव हो जाते हैं और आपको भी ये चैनल पे मिल जाएंगे। बाकी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप लोग इसकी पीडीएफ को भी रिसीव कर लेना, जिससे कि आप लोग इसको बाद में अपने आप से सॉल्व भी कर सकें। क्योंकि कई बार होता है कि मेरी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत भी हो जाती है, तो उसमें आप लोग फंस जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये पीडीएफ एक बार डाउनलोड कर लीजिए, इसको सॉल्व जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलेंगे हम लोग फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।